हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1। बेटा ये लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, ठीक है ना। और बेटा इट इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स और लगभग ले जाएगा बेटा हमारे 10 दिन तो कम से कम, ठीक है। 3 अलग अलग मेथड है, ठीक है ना, उन पर बेस्ड अलग अलग न्यूमेरिकल्स है बाबू। है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वर्थ इसी चैप्टर की है इस पूरी यूनिट में, ठीक है जी। जितना अब तक पढ़ा ये तो समझ लो बेस था, ठीक है ना। जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक पहुंच गए, एनडीबी एट एफसी तक पहुंच गए। जो कुछ भी कैलकुलेट करा वो सिर्फ एक बेस था बेटा, ये सब काम आएगा इस चैप्टर में आपको। चलो जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू स्टार्ट करते हैं। आज एक मेथड थ्योरेटिकली खत्म कर देंगे, कल से उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। 1 से 2 दिन न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ऐसे ही दूसरा मेथड और ऐसे ही चलता रहेगा। लगभग 10 दिन ले लेगा ये। लो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। बाबू सबसे पहले याद करा रहा हूं आपको कोई चीज। बाबू हमने ना जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ा, इस यूनिट का पहला चैप्टर, तो हमने पढ़ा बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होती हैं, अगर आपको याद हो तो। कौन सी 3 फेजेस? जनरेशन फेज, प्रोडक्शन फेज, डिस्पोजिशन। मेरे जनरेशन ही तो प्रोडक्शन फेज है। जनरेशन ऑफ इनकम या हाँ बेटा, जनरेशन ऑफ इनकम दूसरा नाम था बेटा उसका प्रोडक्शन फेज, अगर आपको याद हो तो। बेटा दूसरी फेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या इनकम फेज, और बेटा तीसरी डिस्पोजिशन ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर फेज। और आपको बता देता हूं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के ये 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जो बेटा 3 फेजेस थी वही 3 मेथड भी हैं बेटा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, ठीक है जी। बेटा प्रोडक्शन मेथड को प्यार से हम बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ऑल्दो बेटा वैल्यू एडेड मेथड के अपने आप में 4-5 नाम और भी हैं, लेकिन बेटा सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम वैल्यू एडेड मेथड ही है, ठीक है जी। और बेटा आज स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। एक बात और ध्यान रख लेना, मैं दूंगा तो हर चीज को एंगल बेटा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, भी न्यूमेरिकल, टाइम भी बहुत खर्च करेंगे, लेकिन बेटा ये पर्टिकुलर मेथड थ्योरी में ज्यादा आता है, ठीक है ना। बाबू न्यूमेरिकल तो आना है 6 नंबर में, 2 ही मेथड से आना है। या तो कहेगा इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर से निकाल दो, या कहेगा इनकम और वैल्यू एडेड से कैलकुलेट कर दो नेशनल इनकम, या कहेगा बेटा वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर से कर दो। लेकिन बेटा 99.99% केसेस में ये दोनों आएंगे बेटा प्रैक्टिकली, ये सिर्फ थ्योरेटिकली दिखाई देने वाला है आपको, ठीक है जी। चलो जी बेटा विदाउट एनी फर्दर डिले वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बेटा वैल्यू एडेड का मीनिंग ही बता देता हूं आपको। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, मैंने वैल्यू एडेड का मीनिंग लिख दिया, ऑल्दो रट्टा नहीं मारना, समझा दूंगा। बेटा क्या लिखा है? वैल्यू एडेड मींस एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एक फर्म रॉ मटेरियल खरीदती है अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से, उसमें क्या वैल्यू ऐड करती है बेटा, वही वैल्यू एडेड है उस फर्म का। सिंपल सी बात बोलूं, आपने 500 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें कुछ ना कुछ बेटा, मैं बोलता हूं बेटा आपने धागा खरीदा 500 रुपए का, ठीक है, उसको प्रोसेस करा, फैब्रिक बन गया, और वो फैब्रिक बेटा 700 रुपए का बेच दिया, ठीक है ना। बाय द वर्च्यू ऑफ योर प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपने कितनी वैल्यू ऐड करी बेटा? अगर मैं कोई चीज 500 की खरीद के लाया और मैंने 700 की बेची, तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी? मैंने तो बेटा सिर्फ 200 रुपए ऐड करे, और इस 200 में बेटा आपका प्रॉफिट भी है और आपकी लेबर भी है, जो आपने बेटा थ्रेड को या यान को आपने बेटा फैब्रिक में कन्वर्ट किया। तो बेटा एक फर्म
अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से जो भी वैल्यू ऐड करती है वही उस फर्म का वैल्यू एडिशन है। कोई दिक्कत तो नहीं बात में? सिंपल बात बेटा, ये समझने के लिए तो ये बात समझ आ गई, लेकिन हम एक फॉर्मूला का भी यूज करेंगे इस चीज के लिए, ठीक है जी। अगर बेटा ये डेफिनेशन इतनी लंबी चौड़ी याद ना हो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, कंट्रीब्यूशन टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कंट्रीब्यूट करते हो बेटा, तो ऐसे भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है जी। लिखी दूं, कंट्रीब्यूशन टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लो जी बेटा, वैल्यू एडेड निकालने के लिए मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लो प्यारे बच्चों, अभी धीरे धीरे ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। बाबू एक एग्जांपल से क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा फॉर्मूला को, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं बाबू, ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, नहीं तो संदीप घर की बुक में लिखा हुआ है, वहीं से पढ़ना है। नोट्स दे दूंगा बेटा, मेरे पास पड़े हैं प्रिंटेड, जिसको नहीं मिले हुए पहले। लो जी, फॉर्मूला दिमाग में रखना बेटा, वैल्यू एडेड किसके बराबर है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 1, लो बेटा सामने देखना, फार्मर ने क्या करा बेटा, वीट बेच दी मिलर को 500 रुपए की। मिलर ने क्या करा बेटा, पिस्सा उसको आटा बनाया बेटा 700 रुपए का, बेच दिया किसी बेकर को, और बेकर ने बेटा ब्रेड बनाई 1000 रुपए की, बेच दी कंज्यूमर को, ठीक है जी। मुझे यहां पर 3 फर्म दिखाई दे रही है बेटा, एक फर्म का नाम है फार्मर, दूसरी फर्म है बेटा मिलर, और तीसरी फर्म है बेटा बेकर, ठीक है जी। बेटा मुझे तीनों का वैल्यू एडिशन निकालना है, और बेटा मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो अभी तक आपको बताया मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये कुछ और नहीं बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स का कंज्यूम हो जाना है या रॉ मटेरियल का कंज्यूम हो जाना है। लो जी प्यारे बच्चों, और ये कैलकुलेट होकर आएगा बेटा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड हमेशा बराबर होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट के माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। बेटा मेरे एग्जाम्पल ने फार्मर ने, जो फार्मर का आउटपुट है वीट, वो कितने का बेचा, 500 रुपए का बेचा, दिखाई दे रहा है बेटा। बाबू मेरे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में फार्मर ने बेटा कोई भी रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता बेटा, ठीक है ना, लेकिन मेरे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में नहीं है, तो बेटा मैंने इसको 0 कंसीडर कर लिया, ठीक है जी। तो बेटा आपने कोई भी रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, 0 रुपए में आपने 500 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी, और वैल्यू एडेड इज बेटा 500 ओनली, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा आगे बात करो मिलर की। बेटा मिलर ने सामान तो खरीदा 500 रुपए का, लेकिन बेटा उसको बेच दिया कितने का, 700 रुपए का। उसने खरीदी वीट, पीसा उसको और 700 रुपए का बेच दिया। बाय द वर्च्यू ऑफ योर प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपने क्या वैल्यू ऐड कर दी बेटा, समझने के लिए भी बात हमें समझ में आ रही थी कि 200 रुपए वैल्यू ऐड कर दी, ये फॉर्मूले से भी क्लेरिफाई हो रही है कि मिलर ने अपना आउटपुट तो बेचा बेटा 700 रुपए का, लेकिन इसके बदले में जो इनपुट्स खरीदे बेटा वो 500 रुपए के खरीदे, तो उसने वैल्यू एडिशन सिर्फ 200 रुपए का करा, 700 रुपए कोई वैल्यू ऐड नहीं करी उसने, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा सेम बात कर लो बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने ब्रेड बेची तो है 1000 की, लेकिन बेटा बदले में आटा खरीदा है 700 रुपए का, तो बेटा बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी उसने सिर्फ 300 रुपए का ही वैल्यू एडिशन करा, कोई दिक्कत तो नहीं। फॉर्मूला समझ में आया, सिंपल बात है अभी तक जितनी भी बोली। बाबू एक बात सुन लो, एक सिंगल फर्म जितनी भी वैल्यू ऐड करती है बेटा उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय अ फर्म।
ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं मैं पूरे इंडिया की सारी फर्म का जीवीए का टोटल कर दूं, ये मैंने कुछ और नहीं है, सिग्मा का ये क्या मतलब होता है सिग्मा का, समेशन कर दो सबका। मैं कह रहा हूं अगर मैं पूरे इंडिया के जीवीए का टोटल कर दूं, एक सिंगल फर्म जितनी वैल्यू ऐड करती है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। और अगर मैं पूरे इंडिया की सारी फर्म के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर दूं तो बेटा ये हमेशा बराबर होगा जीडीपी एट एमपी के। और ये मेरा ऐसा दिल नहीं कह रहा बेटा, लॉजिक भी है बाबू। ऑल्दो तो लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, मैं फिर भी बेटा इसको क्लेरिफाई कर देता हूं। देखो बेटा, मैंने अभी बोला कि अगर मैं पूरी इंडिया की फर्म का टोटल कर दूं, तो अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो बेटा मैं बात ही डोमेस्टिक इनकम की कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात बाबू, जब आप ये सामान 500 का बेचते हैं या 700 का बेचते हैं या ब्रेड 1000 की बेचते हैं, क्या इसमें टैक्स नहीं लेते? जब आप ब्रेड खरीद के लाते हो 30 रुपए की, टैक्स दे के आते हो कि नहीं दे के आते? एमआरपी में क्या होता है बेटा? एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये कुछ और नहीं, जीएसटी इंक्लूडेड है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पक्की बात है ना। तो बेटा आप जो मार्केट प्राइस पे करके आते हो उसमें टैक्सेस होते हैं ना। तो बेटा आप खुद सोचो, जब ये फर्म बेटा आपसे चार्ज करती है तो टैक्सेस चार्ज कर लेती है कि नहीं? अगर टैक्सेस चार्ज कर लेती है तो एमपी तो निकलेगा। एमपी किसके बराबर होता है? एफसी प्लस एनआईटी, टैक्सेस इंक्लूड होने के बाद एमपी निकलता है, तो बेटा एमपी तो निकलेगा। और बाबू अगर मैंने ये गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी मशीनरी का इस्तेमाल करा, अभी तक मैंने डैप थोड़ी माइनस कर दिया, तो जी तो निकलेगा। और दूसरी बात सोचने की ये भी है बेटा, मैंने जब ये बोला पूरी इंडिया की फर्म का जीवीए का टोटल कर दो तो जीडीपी एट एमपी निकलेगा। सर जीडीपी की सिंपल डेफिनेशन भी तो यही होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मिलके कितना कंट्रीब्यूट करता है एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज में, एक इकोनॉमी में, वही तो जीडीपी होता है उस देश का। तो सिंपल डेफिनेशन भी तो यही है भाई, एक फर्म का वैल्यू एडिशन ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। पूरे इंडिया की सारी फर्म का अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड देखोगे वो हमेशा जीडीपी एट एमपी के बराबर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। जब मैंने पूरी इंडिया का तो डी कैलकुलेट होगा, कभी एन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर मैंने कहा है बेटा कि आप प्रोडक्ट बेचते हो तो पक्का से आप टैक्सेस लेते हो, इसलिए एमपी कैलकुलेट होगा। और बेटा ये गुड्स बनाने के लिए जो कुछ मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, अभी कोई डैप माइनस नहीं हुआ, तो ग्रॉस ही कैलकुलेट होगा। तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? जीडीपी एट एमपी के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई अब तक सारी? लो बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। आज थ्योरेटिकली इसको खत्म कर जाओगे ना तब भी मुझे तसल्ली है बेटा, बस भूलना नहीं कुछ भी। बाबू अभी ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर की थ्योरी का टेस्ट नहीं हो पाया, पहले चैप्टर का टेस्ट लिया मैंने सर्कुलर फ्लो का, थर्ड के न्यूमेरिकल के भी टेस्ट हो गए कल, सेकंड चैप्टर अभी पेंडिंग है। किसी एक दिन जब भी कभी बीच में छुट्टी आएगी तो एक टेस्ट जरूर देना आपने, ठीक है ना। वो याद नहीं करा पाया अभी तक मैं आपको। लो जी बेटा, मैं बात कर रहा था वैल्यू एडेड की। वैल्यू एडेड बराबर है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के, ठीक है जी। अभी मुझे सबसे पहले बेटा वैल्यू, चलो पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे चर्चा करनी है, फिर बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट पे करनी है। मैंने स्टार लगा दिया, दोनों पे डिफाइन करेंगे, समझेंगे इसको आराम से। बेटा बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। बाबू एक बात बताओ, हम इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ के आते हैं? हमने चैप्टर 2 डिफरेंस पढ़ा था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, याद आया कुछ? याद ही नहीं आना, याद आया? इंटरमीडिएट गुड्स के दो इस्तेमाल है, या तो रीसेल या बेटा दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड लूजर्स इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, लेकिन वो प्रोडक्शन इन द सेम ईयर होना चाहिए, अगर याद आया हो तो। याद आया कुछ कुछ? बाबू अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करता हूं या इंटरमीडिएट गुड्स की बात करता हूं, क्या इसमें कैपिटल गुड्स शामिल होते हैं? नहीं, वो तो फाइनल। हाँ याद आया, कैपिटल गुड्स अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फटाफट बताओ पहले, नहीं होते ना, पक्की बात है ना। तो क्या बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कभी मतलब कैपिटल गुड्स से हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कैपिटल गुड्स लिख के काट देता हूं, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए बाद में, पक्की बात है ना। बाबू एक बात और बेटा, स्टार को डिफाइन करता हूं, ये काम की बात है। इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। क्या मतलब है मेरा इस बात से? बेटा होता पता है क्या, जब न्यूमेरिकल हम करने बैठते हैं, मुझे क्वेश्चन कहता है
इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 करोड़ और इंपोर्ट्स 300 करोड़। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 करोड़ और इंपोर्ट्स 300 करोड़। बेटा एक बात बता दो मेरे को, क्या बाबू इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सारे रॉ मटेरियल की कंजम्पशन नहीं आ गई? चाहे वो इंडिया से खरीदा हो चाहे वो अब्रॉड से खरीदा हो। तो बेटा अगर क्वेश्चन ये मेरे को ऐसे दो चीजें दे देता है तो बेटा मुझे इंपोर्ट्स का कुछ भी नहीं करना, मैंने लिख भी दिया इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब है? सारे रॉ मटेरियल की कंजम्पशन, चाहे वो कहीं से आयो, चाहे वो इंडिया से आओ चाहे वो अब्रॉड से आओ, बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में तो सारे रॉ मटेरियल की कंजम्पशन शामिल है बेटा, इंपोर्ट को इंक्लूड करने मत बैठ जाना। लेकिन बेटा कई बार क्वेश्चन मुझे स्टेटमेंट बदल के देता है ऐसे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 1200 करोड़ और बेटा इंपोर्ट्स 300 करोड़। अब बताओ बेटा इंक्लूड करना है कि नहीं करना? यस बेटा मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया ये रॉ मटेरियल इंडिया से ही खरीदा हुआ, सिर्फ डोमेस्टिक फर्म का खरीदा हुआ है, वो 1200 करोड़ है और इंपोर्ट अलग से 300 करोड़ के हैं बेटा। तो बाबू अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1500 करोड़ के बराबर है, यानी कि बेटा डोमेस्टिक फर्म से जो रॉ मटेरियल खरीदा वो भी और अब्रॉड से जो खरीदा वो भी। मुझे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा मुझे सिर्फ इंडिया की चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये दोनों बातों में फर्क है, दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आई इस बात में? सब समझ में आया? चलो जी बेटा। बाबू अब मैंने एक डबल स्टार लगाया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट पे। बेटा मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट को डिफाइन करना है और कंफ्यूजन बहुत होती है। वैल्यू ऑफ आउटपुट की डेफिनेशन बिल्कुल वैसी है बेटा जैसे जीडीपी एट एमपी के, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है, ठीक है ना? इट मींस टोटल वैल्यू ऑफ all the goods and services produced during a year। बेटा डेफिनेशन पढ़ना एक बार फटाफट से। इट मींस टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर या सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि बच्चे के दिमाग में पता क्या मिथ चल रहा होता है बेटा, जब मैं लिखता हूं ना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो सोचता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल, अच्छा वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स, कुछ नहीं, बच्चा ऐसे ही सोचता है। बाबू एक बार दोबारा ढंग से डेफिनेशन पढ़ दो, थ्योरेटिकली समझ में आएगा तो प्रैक्टिकली मैं अभी समझा रहा हूं आपको, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बाबू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर या सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, है ना? एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है बेटा। बाबू अगर मान लो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इस साल प्रोड्यूस हुए सारे बिक गए, सारे बिक गए, तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर अगर सारे प्रोड्यूस हुए जितने और सारे ही बिक गए, जितने भी प्रोड्यूस हुए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर हो जाएगा। पर ऐसा होता है क्या? मान लो आज 31 मार्च है, रात के 8 बज गए, आप ब्रेड लेने गए एक दुकान पे, होकर रात बिक गई, है ही नहीं, पूरे इंडिया में नहीं है कहीं ब्रेड, बटर, हाँ वो तो पूरा बिक गया, अब नहीं है इंडिया में। 31 मार्च को रात को 8 बजे कुछ नहीं मिलता, 1 अप्रैल को ही मिलेगा। अब तो बस जितना प्रोड्यूस हुआ था सारा बिक गया, वो फिर तो चल गई जिंदगी जरूर, ठीक है ना बेटा? ऐसा भी होता है क्या? जितना प्रोड्यूस हुआ सारा बिक गया इस साल? कभी भी नहीं हो सकता बेटा। तो ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस है बेटा। बाबू फिर क्या है एक्चुअलिटी? वैल्यू ऑफ आउटपुट ये तो समझ में आ गया सेल्स के बराबर नहीं होगा, समझ में आ गया ना? सेल्स के बराबर नहीं हो सकता। तो बेटा एक्चुअलिटी क्या है? बेटा एक्चुअलिटी कुछ और है, मेरे पास स्पेस की कमी है, यहीं लिख देता हूं मैं, ठीक है जी? थोड़ा संभलना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग बात है। बाबू सही मायने में वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर होता है, और चेंज इन स्टॉक को बेटा हम प्यार से अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं। मतलब क्या है इसका बेटा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक किसके बराबर होता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के।
अब बेटा मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं इसको ऐसे ही लिखूं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और मेरा दिल ये भी नहीं कह रहा कि मैं इस फॉर्मूला को रटवा दूं, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है रटवाने का बेटा, मेरा तो काम एनालिसिस का है और मैं पक्का से समझा सकता हूं इस चीज को बहुत ईजिली। ठीक है जी, सब सामने देखना बेटा, समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला, मैं आपसे ही डिराइव कराऊंगा, मेरे को जरूरत नहीं है बेटा कुछ भी रटवाने की। लो जी बाबू एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक था बेटा 8,000 रुपए का। ठीक है, मान लो इस 20-21 साल में सेल्स हुई बेटा कुछ भी समझ लो, लेट सपोज 90,000 की। ठीक है, और ये सब बातें रुपी में, मैं यूनिट्स में नहीं ले रहा, रुपी में ले रहा हूं। ठीक है जी, और 31 मार्च 21 को इंडिया में स्टॉक बच गया बेटा मान लो 10,000 रुपए का। लो प्यारे बच्चों, एक बार ना फॉर्मूला में पुट करनी है फिगर, और कुछ नहीं करना, और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहा हूं 2020-21 के लिए। अच्छा एक बात बताओ, 2020-21 के लिए ये क्लोजिंग स्टॉक है भाई, 2020-21 साल के आखिरी दिन जो स्टॉक होता है वही तो क्लोजिंग स्टॉक होता है। 2020-21 के लिए ये ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक है ये बेटा। अच्छा एक बार बस फिगर पुट करा दो और कुछ ना करो, ठीक है ना, फिर मैं एनालिसिस भी कर दूंगा। सेल्स कितनी हुई? 90,000। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट 92,000। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, एनालिसिस स्टार्ट है। बाबू ये जो इस साल सामान बिका ये तो प्रोड्यूस हुआ ही था इस साल, कोई डाउट ही नहीं है बेटा। ये जो हमने सामान बेचा ये तो इस साल प्रोड्यूस हुआ था, ये तो मैंने चिपका ही दिया। ठीक है, अब आप कहोगे ये भी तो इसी साल प्रोड्यूस हुआ था, चाहे बिका नहीं, प्रोड्यूस तो हुआ था ना, साल के आखिरी दिन पड़ा है ना, तो ये भी दिखाओ। बेटा मैंने ये भी ऐड कर दिया आपके कहने पे। बाबू मैं ये क्यों माइनस कर रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चों आप अगर कहोगे साल के आखिरी दिन 10,000 का स्टॉक पड़ा है ऐड कर दो, मैंने ऐड कर दिया। बेटा क्या ये 8,000 इस 10,000 में शामिल है कि नहीं है? आप खुद सोचो, 8,000 का स्टॉक पड़ा था जब साल शुरू हुआ, ये स्टॉक जो 8,000 का पड़ा था ये इस साल प्रोड्यूस हुआ 20-21 में? ये कब प्रोड्यूस हुआ होगा? 19-20 में प्रोड्यूस हुआ होगा ना, तो 19-20 के वैल्यू एडेड में आया होगा कि नहीं आया होगा? क्या इस साल के वैल्यू एडेड में आना चाहिए? इसको नहीं आना चाहिए। बाबू इस साल 90,000 का बिका, ये तो इस साल प्रोड्यूस हुआ ही हुआ, ये 10,000 का और बच गया बेटा। जब ये 10,000 का बच गया, ये 8,000 वही नहीं है बेटा जो पिछले साल का था इसमें, तो प्रोड्यूस क्या हुआ कायदे से बेटा? ये तो 90,000 प्रोड्यूस हुआ, ये 10,000 का बचा, लेकिन इसमें बेटा 8,000 पुराने वाला भी है, तो बेटा कायदे से 2,000 ही तो प्रोड्यूस हुआ जो बचा है इसी साल। तो बेटा कुल मिला के प्रोड्यूस क्या हुआ इस साल? 92,000 रुपए का। मुझे क्या निकालना है? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप अच्छा ये बता दो, अच्छा चलो अगर किसी को लग रहा हो इस 10,000 में 8,000 शामिल नहीं, ये 8,000 का गया कहां फिर? अगर से अच्छा मैंने मान लिया अगर सेल में गया तो हटाना तो है ही ना, क्योंकि वो पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था 8,000 का, तो ये ले मैंने हटा दिया। अगर आप ये कहोगे 8,000 का ही बेच दिया आपने, इस 10,000 में नहीं है, चल मैंने मान लिया तेरे को 8,000 का आपने बेच दिया ना, 90,000 में से आपने 8,000 का पिछले साल वाला बेच दिया, वो इस साल तो नहीं प्रोड्यूस हुआ ना, सेल में से माइनस कर दो तब भी आंसर यही आएगा। 90,000 में से 8,000 माइनस करोगे क्या आएगा? 82,000, और 10,000 का इस साल तब भी क्या आएगा? मेरे को इस साल से क्या मतलब है बेटा? इसकी डेफिनेशन सेल कहती है क्या? इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ले। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है? मार्केट वैल्यू या टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। मेरे इस साल क्या प्रोड्यूस करा? मैंने 90,000 का सामान बेचा, आप कह रहे हो इस 90,000 में से 8,000 पिछले साल वाला है, पिछले साल वाला ना, पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था ना, बाहर कर दे, यानी कि साल 82,000 का प्रोड्यूस हुआ। और बेटा ये 10,000 चाहे सेल नहीं हुआ, मेरा कभी भी मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल तो होता ही नहीं, इस साल के प्रोडक्शन से होता है, ये भी तो इस साल प्रोड्यूस हुए, ऐड कर दो तब भी क्या है आंसर। ठीक हो के नहीं हो? मैं इस बात को लेकर रटा आपने? कुछ रटना पड़ता ही नहीं बेटा, ये तो जबरदस्ती की बात है कि आपको रटवाई जाती हैं चीजें। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आई जितनी मैंने बोली? एक आखिरी बात, लगभग बेटा हम थ्योरी से बाहर होते चले जा रहे हैं। बाबू सेल्स के ऊपर स्टार 1 2 3 स्टार, ठीक है ना? लो प्यारे बच्चों, अगर मैं बेटा जैसे मैंने बात इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बोली थी वैसे बोल दूं तो 1 मिनट लगेगा समझने में।
बेटा ये ट्रिपल स्टार कहता है एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। मतलब बेटा मेरा क्वेश्चन मुझे कहे सेल्स 20,000 करोड़, एक्सपोर्ट्स 3,000 करोड़, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी सेल्स में सारी सेल्स हैं, चाहे आपने इंडिया में बेचा चाहे आपने अब्रॉड में बेचा। तो क्या एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड करना है बेटा सेल्स में? कभी भी नहीं। वर्ड सेल गिवन है तो बेटा सेल में सब कुछ है, ठीक है जी। सेल में 20,000 जोड़ना, चेंज इन स्टॉक जोड़ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, इसमें से माइनस करना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात, जितनी मैंने बात बोली सब समझ में आया बेटा? अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे डोमेस्टिक सेल्स 20,000 करोड़ और बेटा एक्सपोर्ट्स 3,000 करोड़, तो क्या बात है? तो क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सेल्स कैसे निकलेंगी? 23,000 है ना। डोमेस्टिक सेल्स मतलब इंडिया में कितना बेचा, एक्सपोर्ट फॉरेन में कितना बेचा, तो मेरी सेल्स कैसे निकलेंगे भाई? सब कुछ जोड़ के। तो बेटा मैंने जोड़ दिया 23,000 रुपए मेरी सिर्फ सेल्स है, प्लस करूंगा चेंज इन स्टॉक, माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मेरा आंसर मेरे सामने होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आई अब तक जितनी मैंने बात बोली सारी? चलो जी सामने देख रहे हैं बेटा अभी भी आप। बाबू लगभग मेथड खत्म हो गया, लेकिन कुछ बातें हैं जो थ्योरेटिकली परेशान ना करें आपको, तो एक दो बात की चर्चा मुझे अभी करनी है। लो एक बार ना पहले ढंग से फॉर्मूला बनवा दो दोबारा से, एक बार ढंग से फॉर्मूला बनवा दो मुझसे दोबारा से। वैल्यू एडेड किसके बराबर था बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जितना इलैबोरेट हो सकता है उतना करना है इसको मेरे को, ठीक है जी। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी मैंने पढ़ा किसके बराबर होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक, जो आपको पसंद हो वो लिख देना, ठीक है जी। और बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसके बराबर है? सर इलैबोरेट करने के लिए बोल रहा हूं, जितना भी हो सकता है आपसे बताओ। इंपोर्ट्स कैसे? डोमेस्टिक कंजम्पशन या डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई बेटा? और इलैबोरेट करो सेल्स को, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैक्सिमम यही फॉर्मूला हो सकता है बेटा। अगर मैं बोलूं मेरे को एक फर्म का डेटा गिवन है, तो बेटा ये क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। और अगर मैं कहूं ये पूरे इंडिया का डेटा गिवन है, तो आंसर क्या होगा? सिग्मा जीवी है, मतलब क्या? जीडीपी है टाइम पे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आई ये बात सबको? पक्की बात? चलो जी। अब बेटा पेपर में ना एक क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली 4 नंबर, और इतना थका हुआ क्वेश्चन, और बेटा बच्चे पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करते हैं उसमें। पेपर में क्वेश्चन आता है कि वैल्यू एडेड मेथड से आप नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए स्टेप्स लिख दो, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए स्टेप लिख दो 4 नंबर। और बच्चा पता है क्या सोचता है? मेरे को थ्योरेटिकली पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो 25 न्यूमेरिकल करके क्या हूं वैल्यू एडेड मेथड पे, मैं तो 1 मिनट में लिख दूंगा। और बच्चा क्या लिखता है? स्टेप 1 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, स्टेप 2 कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, स्टेप 3 जीडीपी एट एमपी किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपी एट एमपी तक आ गए। 4th स्टेप कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, दैट मींस नेशनल इनकम। जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना कितनी मुश्किल बात है? माइनस डैप प्लस एनएफआई है माइनस एनआईटी, बच्चा होता है पूरे 4 पूरे 0। ये आपकी मर्जी नहीं है कि कैसे लिखना है इसको। बेटा बुक ने एक स्पेसिफाइड स्टेप बताए हैं, वैसे ही लिखना है उसको, मजबूरी है 4 नंबर लेने हैं तो। समझ में आई बात? अब बेटा सुन लो कैसे लिखने हैं 4 स्टेप, बहुत आराम से। स्टेप नंबर 1, मुझे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम तक पहुंचना है। नेशनल इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनएनपी एट एफसी से, ठीक है ना बेटा बात? बाबू आपको कहा जाता है classify the industries into प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सबसे पहला स्टेप है सारे इंडिया की इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर लो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। स्टेप नंबर 2,
बेटा सारी इंडस्ट्रीज के जीवीए का टोटल कर दो, विच इज इक्वल टू बेटा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने जितना भी प्रोडक्शन करा है इस पूरे साल में, इनके सबके ग्रॉस वैल्यू एडिशन का टोटल कर दो, समेशन कर दो बेटा, विच इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। पहुंच गए 2 स्टेप तक। बेटा आपकी मर्जी नहीं है, सीधा मत लिख देना, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लो। हमेशा बुक क्या करवाती है, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कराती है आपसे। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम विच इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। और बेटा मैं जीडीपी एट एमपी तक पहुंचा हुआ हूं ऑलरेडी, मुझे एनडीपी एट एफसी तक पहुंचना है, तो क्या करना होगा, माइनस डेफ, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेफ, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी तक पहुंच जाओगे। अरे पूरा चैप्टर करके आए हो यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप, डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच गया ना, मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है, यानी कि प्लस एनएफआई। लो जी खत्म हो गया। ये 4 नंबर में आता है और बहुत बार आता है पेपर में, क्योंकि बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं न्यूमेरिकल कर लूंगा, मैं सब कुछ चिपका दूंगा। बेटा पूरे 4 नंबर गवा के आता है बच्चा। क्या ही है इसमें, इंडिया की सारी इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, उनके सबके जीवीए का टोटल करना है। अगर मैं सबके पूरे इंडिया की प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के टोटल कर दूं प्रोडक्शन का, तो वही तो जीडीपी एट एमपी होता है बेटा। डेफिनेशन भी तो जीडीपी एट एमपी की यही है, ठीक है ना बेटा। तो जीडीपी एट एमपी तक पहुंच गया, पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल लो। डोमेस्टिक इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडीपी एट एफसी से, और बाद में नेशनल इनकम निकाल लो, यानी कि एनएनपी एट एफसी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई अब तक जितनी बोली, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। लास्ट बात, प्रिकॉशंस। बेटा हमारे कोर्स में ना जब भी आप तीनों मेथड पढ़ोगे तो तीनों मेथड में ये टॉपिक भी है, और तीनों मेथड के अलग अलग प्रिकॉशंस भी है। बेटा जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हो तो बेटा कहता है कुछ प्रिकॉशंस हैं और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो अब बता देता हूं क्या क्या प्रिकॉशन है। मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो इससे भी अच्छी बात, ठीक है ना। ICS PPI जैसे भी आपको याद रहे, ठीक है ना, मुझे याद रहता है मैं लिख लेता हूं, ठीक है जी। बाबू सबसे पहले 2 बहुत आसान है प्रिकॉशंस। कहता है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी मत जोड़ना। सर आपको भी पता हम जोड़ते ही नहीं, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जोड़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, नहीं जोड़ते, ठीक है ना। सेकेंड वन, चेंज इन स्टॉक जोड़ देना, और हम हमेशा जोड़ते हैं बेटा, ये देख लो अगर किसी को डाउट हो तो। चेंज इन स्टॉक जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हम बेटा, जोड़ते हैं। कहता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं जोड़ना, चेंज इन स्टॉक जोड़ देना, ठीक है जी, बात समझ में आती है बेटा। तीसरा इंपॉर्टेंट वन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वन, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू मत जोड़ना। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू मत जोड़ना, लेकिन यह सेकेंड हैंड गुड्स बेचने के लिए अगर आपने कोई कमीशन ब्रोकरेज दी है तो उसकी वैल्यू जोड़ देना। लो प्यारे बच्चों, ये काम की बात है, ये कर देता हूं आपके साथ। बेटा मैंने क्या बोला, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं जोड़नी, लेकिन कमीशन ब्रोकरेज जोड़नी है। क्यों नहीं जोड़नी है सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू? बेटा एक बात सुनना, 2013 में एक गुड्स प्रोड्यूस हुआ, लेट्स सपोज शू, कोई शू प्रोड्यूस हुआ, तो 2013 के जीडीपी एट एमपी में आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा, पक्की बात, ठीक है ना बाबू। आपने वो 2013 में खरीदा था, ठीक है। आज 5 साल बाद मान लो 2018 में आप उसको दोबारा बेच देते हो शूज को, क्या इस साल के जीडीपी एट एमपी में जोड़ दो? सर इस साल प्रोड्यूस हुआ है वो, जीडीपी एट एमपी किसकी बात करता है? सेल की, प्रोडक्शन की। और प्रोडक्शन किस साल का? इस पर्टिकुलर ईयर का प्रोडक्शन। तो क्या सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी जुड़ सकती है बेटा? बता दो, नहीं जुड़ सकती, समझ तो आया होगा। लेकिन बेटा मैंने इस सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के लिए कोई सर्विस ली है, किसी ब्रोकर की सर्विस ली है, किसी कमीशन एजेंट की सर्विस ली है, उसने बिकवाया ये शूज और उसने कमीशन ली है, सर वो जुड़ेगी। क्यों बेटा? क्योंकि ये नई सर्विस है इस साल की। देखो बेटा एक बात सुन लो, जब हम बात करते हैं ना वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। क्या मेरा मतलब सिर्फ सेल ऑफ गुड्स से है? तो फिर तो आप कहोगे कि हमारी तो वैल्यू एडेड निकलती नहीं होगी जो मैं सर्विस बेच रहा हूं, अगर गुड्स से है तो मतलब नहीं है ना। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर क्या बेचता है भाई?
तो क्या सेल ऑफ सर्विसेज भी शामिल होती है? अच्छा एक बात बता दो, ये जो ब्रोकर ने सर्विस दी ये नई सर्विस है कि नहीं है, या ये सेकेंड हैंड सर्विस है? ये तो नई सर्विस है, तो इसकी तो वैल्यू जुड़नी चाहिए कि नहीं जुड़नी चाहिए? शायद क्लियर होऊंगा मैं इस बात को लेकर। ठीक है ना जी, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं जोड़नी, लेकिन बेटा अगर वो बेचने के लिए कमीशन ब्रोकरेज दिया है तो उसकी वैल्यू 100% जोड़नी है। ठीक है जी, लो जी बाबू अगली दो बातें, इनमें से एक इलॉजिकल और इलॉजिकल है तो याद रटनी पड़ेगी। ठीक है ना, मैं लॉजिक भी बताऊंगा फिर इलॉजिकल बात है, फिर आपको समझ ही आ जाएगा। बेटा ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों स्टार्ट हो रहे हैं पी से। एक पी कहता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन और दूसरा कहता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है ना, कहता है अगर आपने प्रोडक्शन करा फॉर द सेल्फ कंजम्पशन वो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में जोड़ लेना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जुड़ता है। मतलब सर आपकी एक एसी की फैक्ट्री है, ठीक है ना, आपने इस साल मान लो 5000 एसी प्रोड्यूस करे, लेकिन आपके खुद के घर का एसी खराब हो गया तो आप एक एसी अपनी फैक्ट्री से उठाकर घर ले गए। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है कि नहीं है ना? एग्जांपल समझ में आया? क्या ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों नहीं आएगा? डेफिनेशन क्या कहती है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। क्या इस साल नहीं प्रोड्यूस हुआ ये? मैंने कब कहा सेल? मैंने तो सेल कहा ही नहीं। कोई बेचना जरूरी है क्या? बेचना जरूरी है ही नहीं बेटा, आप घर भी लेकर तब भी इंक्लूड होगा। समझ आई बात? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा बेटा, लेकिन ये कहता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगी। मतलब इतनी गधों वाली बात यार, गुड्स और सर्विसेज में फर्क क्या होता है? बस लॉजिक देखना बेटा गवर्नमेंट का, ठीक है ना? लॉजिक भाई बहुत ही खतरनाक लॉजिक है। क्या कहते हैं देखो बेटा, कहता है आपके घर में कोई काम करता है, आपकी मदर काम करती है सारा, वो हाउस वाइफ है, ठीक है, आपको रेस्टोरेंट जैसी सारी सर्विसेज देती है, 3 टाइम खाना खिलाती है ना, गार्डनर जैसी सारी सर्विसेज देते हैं, आपके घर के गार्डन का पूरा ध्यान रखती हैं। कहता है इनकी ना मार्केट वैल्यू नहीं निकल सकती। कहता है एसी की तो निकल सकती थी क्योंकि आप एसी बेचते हो, कहते हैं इनकी मार्केट वैल्यू नहीं निकल सकती, इस वजह से हम इंक्लूड नहीं करा रहे। पर ये कितनी इलॉजिकल बात है आपको पता है? सर एक सिमिलर मेड को देख लो, जो घर में काम करती है, उसकी मार्केट वैल्यू निकालना कितनी को बड़ी बात थी, लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने इस लॉजिक पे उसको बाहर करा दिया कि इसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकल सकती। तो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन शामिल मत करना, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन शामिल कर लेना। क्लियर? लास्ट वन आई, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस मतलब गधों ने कोई सर पैर नहीं लगाया इकोनॉमिक्स बनाते टाइम। भाई आपको बता देता हूं पढ़ने से पहले कि ये इंक्लूड होगा। दूसरी बार ये भी बता देता हूं, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये भी एक सर्विस है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब इसको इंक्लूड करा दिया, बाकी सारी सर्विसेज को मना कर दिया। देखो बेटा इंप्यूटेड वैल्यू का क्या मतलब होता है? इंप्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू और द मार्केट वैल्यू। ठीक है, कहता है आप अपने खुद के घर में रहते हैं, ऐसा मान लो आपने ये घर किसी को किराए पे दिया होता तो कितने का दिया होता, और मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट निकाल लो और ये जोड़ देना इस मेथड में। एक बात बताओ बेटा, क्या ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है? बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सर्विस। आपको नहीं पता है, आपने जीएसटी नहीं पढ़ा, पर मैं बता रहा हूं, किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देना एक सर्विस ही है। और अगर आप मान रहे हो कि मैंने अपने आप को ही रेंट पे दी हुई है, तो बेटा क्या ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है? आप कह रहे हो इसकी मार्केट वैल्यू निकल जाएगी, रेंट निकल जाएगा, वो जरूर जोड़ देना। तो भाई एक तरफ तो आप कहते हो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं जोड़ना, एक तरफ आप एक सर्विस का नाम लेकर बोलते हो इसको जुड़वा देना। ठीक है ना, है तो थोड़ा इलॉजिकल, लेकिन बेटा मैंने क्लियर कर दिया आपको कि क्या किसका क्या मतलब है। ठीक है, अब कई बच्चों ने ना ये पढ़ते ही, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ते ही यहां देखना शुरू कर दिया, हाँ ये क्या होगा। भाई कुछ नहीं होने का, ये सब थियोरेटिकल मुद्दा है, ऐसे कोई बात आपको आने नहीं वाली। कहीं इतने बड़े न्यूमेरिकल में आपको इतना नहीं परेशान कर सकते वो। ठीक है ना, अभी नहीं इकोनॉमिस्ट बना देना उन्होंने मनमोहन सिंह आपको, कल को फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं बना देना उन्होंने आपको।
ठीक है ना। वैसे भी हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको एफ भी नहीं पता होता फाइनेंस का। सिंपल सी बात ही है, बिठा रखा एक को भाई, ठीक है ना। एफ भी ना पता हो फाइनेंस का, बस फाइनेंस मिनिस्टर है। बैकग्राउंड भी ना हो, साइंस बैकग्राउंड हो, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं हमारे देश में। बात क्लियर है क्या? हाँ, बहुत आग लग रखी है मेरे को। हम सीख सीख के बैठे हुए, हमें कुछ बता नहीं रही है। चलो जी, अब मुझे लग रहा है मुझे इलेक्शन ही लड़ना पड़ेगा बस। चलो जी, बात ओके क्या बेटा? सारी बात समझ में आई? पक्की बात? एक बार रिपीट कर दूं ये बाबू। ICSPPI इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं आनी, चेंज इन स्टॉक आना, सिंपल बात। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आने, क्यों बेटा? क्योंकि वो जिस साल प्रोड्यूस हुए होंगे उस साल के वैल्यू ऑफ आउटपुट में भी चले गए होंगे, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में चले गए होंगे तो ऑब्वियस बात है जीडीपी एट एमपी में भी चले गए होंगे। तो जब इस साल दोबारा बेच रहे हो तो क्या मतलब है बेटा उसका दोबारा इंक्लूड करने का? एक चीज कोई हर साल थोड़ी इंक्लूड होती रहेगी बेटा। एक बंदा मोबाइल फोन खरीदता है, दोबारा बेचता है, तिबारा बिकता है, चौथे बार बिकता है, तो हर बार जोड़ते चले जाओगे बेटा, एक ही तो बार शामिल करोगे जीडीपी में, ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर उसको बेचने के लिए, उस मोबाइल फोन को बेचने के लिए आप बार बार कमीशन ब्रोकरेज दे रहे हो, तो ये हर बार एक नई सर्विस जनरेट हो रही है बेटा, इसकी वैल्यू जरूर जुड़ेगी, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जुड़ेगा, क्योंकि मेरा मतलब प्रोडक्शन से है। मैं कब कह रहा हूं बेटा ना बेचो के ना बेचो, ना बेचो, सारे अपने घर ले जाओ एसी, तब भी जुड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं जुड़ेगा, लेकिन बेटा इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस ये पक्का से जुड़ेगा। इंप्यूटेड वैल्यू निकाल लेना ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस की। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट निकालो और जोड़ दो बेटा देश की नेशनल इनकम में। क्लियर? थियोरेटिकली बिल्कुल खत्म हो गया ये, ठीक है ना। आपने पढ़ना है, अभी तो है 10-11 मिनट, फटाफट से पढ़ देते हैं बेटा, नोट से या बुक से मैं नोट्स दे रहा हूं, ठीक है जी। आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, बाय बाय।